होगा, तो आग लग रही तो दुख क्यों नहीं होगा? लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे तो दुख नहीं होगा कोई? तो मजाक का विषय थोड़ी ना है, ये तो बहुत गंभीर विषय है, सोचने का विषय है लोगों को। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एम्बुलेंसेस लाइन से खड़ी हुई हैं और 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिंदा जलकर लोगों की कम मौत हुई है, जबकि दम घुटने से, धुएं से उनकी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। अभी मैं एक्चुअली चैम्बर में बैठी हुई थी अपने, और वहाँ से निकल के मैंने सोचा कि चलो सर कुछ काम कर रहे थे, क्लाइंट के सिलसिले में मैं आई हुई थी, तो सर ने बोला थोड़ा सा वेट करो। तो ये मेरा पहला वीडियो है आफ्टर स्पाइन इंजरी। मुझे बहुत सीवियर स्पाइन इंजरी हुआ था, और उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसको देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोचो, एक एडवोकेट के तौर पर मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो आम आदमी कितना परेशान होता होगा। मतलब अगर आप सोचो कि कोई आम आदमी के साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी या बेईमानी होती होगी रेसिडेंट्स को लेकर, तो वहाँ पर वो कैसे लड़ता होगा। आप लिटरली, मैं बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली में इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं अपनी गलतियों की। इतने ज़बरदस्त हैं, मतलब अगर वो तो शुक्र मनाओ कि मैं वकील आदमी, मेरे को सारे लॉज एंड वो सारी चीज़ें पता है, तो मैं तो पीछे लग गई। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उसकी बिल्डिंग तक मैं पूरी सील करवा सकती हूँ, मतलब अगर मैं अपने आप पर उतर आऊँ। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर जितने लोग भी रह रहे हैं, सबके सब परेशान हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने सोचा कि रहने दो, जाने दो, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब परेशान हो जाएंगे, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जा रही हूँ। और बाकी तो जो भी है अथॉरिटीज़, जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको नज़र रखनी चाहिए कितनी इलीगल टाइप की रेसिडेंस वगैरह हैं। तो जो भी है व्हाटएवर इट इज़, उसने किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, क्योंकि वो बंदा किसी भी तरह का सिक्योरिटी, मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरह की सिक्योरिटी जो एक होती है पीजी हॉस्टल में, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर करना हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का, चाहे हर चीज़ का मैनेजमेंट सारी चीज़ें करके रखना हो कि बिल्डिंग में कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो बंदा भाग सके आसानी से। मतलब नीचे का लॉक का किसी के पास एक्सेस नहीं, कुछ नहीं। नीचे मैं तड़प रही थी 45 मिनट तक, लोग कॉल कर रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, बंदा खोल नहीं रहा है सुबह के 7 बजे। सोचो आप। और उसके बाद इसके पास कोई मेडिकल का ऑप्शन नहीं था 24/7 वाला। ये बंदा कंफ्यूज, मैं किस हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, क्या करूँ, कैसा करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं किसको बुलाऊँ यहाँ दिल्ली में एंड ऑल। लिटरली बता रही हूँ, वो मोमेंट जो था ना, उस मोमेंट पे मुझे एहसास हुआ कि लोग सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए पीजी हॉस्टल चला रहे हैं, और हम ये सोच कर रहते हैं कि कहीं ना कहीं ओनर इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। और उसकी कितनी भी स्टोरी सुनाऊँ ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा सारी चीज़ें। इस चैनल पर वैसे भी मैं अपना ही परेशानी में इतना उलझी हुई हूँ कि मैं आप लोगों की परेशानियों पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को अपने इस एक्सपीरियंस के थ्रू ये समझाना चाहती हूँ कि एक वकील अगर इतना परेशान हो सकता है रेसिडेंस को लेकर, तो आप लोग कितना ज़्यादा परेशान होते होंगे। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक सलाह ज़रूर दूँगी, बहुत ही क्लियरली इस चीज़ की सलाह दूँगी कि कभी भी कहीं पर भी रहने के लिए अगर आप चाहें, तो उस प्रॉपर्टी के लीगल पेपर्स, उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर, और उस प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी क्या क्या है रहने के बेसिस पर, वो चीज़ ज़रूर जांचो। अब उसको कैसे जांचें, मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कि कभी अगर आग लग जाए या पानी भर जाए, बारिश बहुत ज़्यादा हैवी बारिश के कारण, या फिर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, तो व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन वी हैव, हम किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, जो आउटसाइडर रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ओनर का, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों का ही सपोर्ट होता है। इंस्टेंटली तो आपको एक पड़ोसी ही हेल्प करेगा ना, उस बिल्डिंग में मौजूद आदमी ही हेल्प करेगा ना। अगर ओनर या कोई भी अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं ले रहा है, तो कैसे करोगे आप ना। थोड़ा तो अकाउंटेबिलिटी वो लेना चाहिए आपकी, इमरजेंसी सिचुएशन में तो थोड़ी लेनी चाहिए, खासतौर से अगर उसकी बिल्डिंग में उसके रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से कुछ हुआ है, तो डेफिनेटली लेना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि बिना अच्छे से जांचे परखे कभी भी कोई रेसिडेंस मत लो। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप 1-2 महीने के लिए रहना चाहो रह लो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करो, क्योंकि आजकल की दुनिया में यही है, सामने वाले को बस कैसे भी करके अपने रेसिडेंस के लिए पैसे चाहिए, बस। आपकी जान की, आपकी सुरक्षा की किसी को कोई परवाह नहीं है। और बहुत फ्रॉड हो रहा है दिल्ली में, बहुत फ्रॉड, ठीक है। खासतौर जैसे एरियाज़ में बहुत फ्रॉड होता है। सारे लोग अलर्ट रहिए, लिटरली बता रही हूँ, और भी दूसरे इलाकों में भी आप लोग अलर्ट रहिए। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, इस देश में भी और अपनी बिल्डिंग में भी, कि खुद तो आप गलत के खिलाफ बोलते नहीं, आप अपने आप को गरीब बता दोगे, परेशान बता दोगे, सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई हिम्मती इंसान खड़ा है आपके सामने कि भाई मैं बोल रहा हूँ, तेरे को आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आई विल डील ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, डोंट वरी, बस तुझे किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मुझे सपोर्ट करना है, जैसा आप कर सकते हो।
तो वो इंसान आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा, खुद भी नहीं लड़ेगा और आपको सपोर्ट भी नहीं करेगा। और अगर इसी तरह आप लोग डरते रहे ना, तो सच बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा इस देश का। आपने देखा होगा कितनी सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं, अच्छे से चेक ही नहीं किया गया कि भाई ये बिल्डिंग कितनी मजबूती से बनी है, कोलैप्स कर गई, एकदम से रैंडम कोलैप्स कर गई। कितनी न्यूज़ेस आप देखते होगे, लोग खत्म हो गए, मर गए। सबने न्यूज़ देखी होगी ना, मालवीय नगर की होटल में आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई। उसमें से 8 फैमिली मेंबर पूरी की पूरी खत्म हो गई। उनके फादर एडमिट हैं साकेत के हॉस्पिटल में, इलाज के लिए आए थे फादर के गुड़गांव से। उन्होंने ये होटल चुना रेस्ट करने के लिए और 8 के 8 लोग मर गए। मतलब ये देखो कितना तड़पे होंगे लोग, शीशे तोड़ने की कोशिश की गई तब भी नहीं निकले। कुछ लोग अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। और पता है उस एरिया में बहुत होटल है, परमिट भी नहीं है उनके पास, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल होटल चला रहे हैं। एक ही एग्जिट गेट, निकलने का कोई रास्ता नहीं, छत का दरवाजा लॉक। मतलब सोचो 30 कमरे उस छोटे से होटल में उन्होंने कैसे बनाए होंगे, एक किचन। मुझे पता है हर कोई बड़े बड़े होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जो ये छोटे छोटे होटल्स बने होते हैं, क्या ये सेफ्टी देते हैं वो? दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की एक बेसमेंट में राउस आईए स्टडी सर्कल की एक लाइब्रेरी थी। 27 जुलाई को यहाँ पानी भर गया। तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालवीन नाम के 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। जब इस मुद्दे पर पब्लिक आउटरीच हुई तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस कोचिंग सेंटर के सीईओ, कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के 4 को ओनर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन 7वें इंसान जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो है मनोज कथुरिया। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये अपनी गाड़ी इस कोचिंग सेंटर के गेट के सामने से निकाल रहे थे। और क्योंकि वहां पर पूरा पानी भरा हुआ था, पुलिस के मुताबिक इनकी गाड़ी की वजह से सड़क पर पानी की एक लहर उठी, जिस लहर ने जाकर कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि सड़क पर पानी क्यों भरा हुआ था, बेसमेंट में क्लासेस क्यों चल रही थी, अथॉरिटीज कहां सो रही थी। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ने IANS न्यूज एजेंसी को बताया कि इन्होंने 1 महीने पहले राउस IAS के खिलाफ शिकायत भी की हुई थी कि वहां गैर कानूनी ढंग से लाइब्रेरी चल रही थी, क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही थी। 15 जुलाई और 22 जुलाई को 2 रिमाइंडर्स भी दिए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने अथॉरिटीज को इशू रिपोर्ट किया तो उन्हें सुनने को मिला कि MCD कमिश्नर को पैसा जाता है। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कुछ हैंडल्स इस पूरी सिचुएशन का ब्लेम बीजेपी अपॉइंटेड MCD के कमिश्नर पर डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के हैंडल्स आम आदमी पार्टी के काउंसलर पर ब्लेम डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आरती चावला जो इस सब के बीच गायब हैं। इस चीज पर फौरन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। इस देश में आम आदमी की जान बड़ी सस्ती है साहब। देखिए ना, दिल्ली में 21 लोग जलकर मरे, 17 विदेशी नागरिक जो थे वो जिंदा जल गए, एक परिवार के 8 लोग स्वाहा हो गए। और अगर आपको लगता है कि इन लोगों को किसी घटना ने मारा या किसी हादसे का शिकार हुए तो आप बड़े मासूम हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी आग ने नहीं मारा था साहब। इन लोगों को मारा था उस लालच ने जिसने 6 कमरों की जगह 25 कमरे खड़े कर दिए, क्योंकि इजाजत तो 6 ही की थी। इन लोगों को मारा उस लापरवाही ने जिसने बिना फायर NOC के होटल चलने दिया। इन लोगों को उन तमाम अधिकारियों ने मारा जिन्होंने हाईकोर्ट के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अपनी आंखों को मूंद लिया और टेबल के नीचे से पैसा सरका लिया। इन लोगों को मारा गया देश की राजधानी दिल्ली में साहब। वो दिल्ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश की संसद लगती है, जहां देश की मीडिया है, जहां देश के राष्ट्रपति कानून पर हस्ताक्षर करते हैं, जहां देश की सर्वोच्च अदालतें हैं। वो दिल्ली जो सपनों का शहर है, वहां पर 3 जून 2026 को जो कुछ हुआ वो कोई अचानक से हादसा नहीं था। पर 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से कूदे हैं वो लोग। अरे कूद जाओ यहाँ पर, ये देखो लोग कूद रहे हैं ऊपर से। सिर्फ शॉप से गद्दे उठाओ, बाहर डाले, बंदे ऊपर से चिल्ला रहे हैं बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, सिर्फ और कुछ नहीं। उनको बचाने की सूझी। हमारे साथ के बंदों ने अंदर भी घुसे, बाहर से भी हेल्प की, जैसे भी हुआ हमने करा। छोटी छोटी सीढ़ी होती हैं घरों में, सब बांध के ऊपर 3-3 सीढ़ी जोड़ी, फिर ऊपर करा। भाइयों ने बहुत बालकनियों से भी उधर से भी शीशे तोड़े। फिर बाथरूम तोड़ा तो क्या दिखा अंदर? बाथरूम तोड़ा तो एक कोर्ट पे बैठी है, फिर शायद वो प्रेग्नेंट थी लेडी, उसका यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, और उसका पति उसके साइड में चेयर लगा के वहीं पे बैठा हुआ, और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। एक इंडियन फैमिली के 2 लोग, दोनों बेड पर ही पड़े, जैसे थे सोए होंगे वो वैसे के वैसे ही सोए पड़े थे। वो उठ ही नहीं पाए, इतना धुआं भर गया होगा, या तो उन्हें पहले ही सांस की प्रॉब्लम होगी। अब जो ओनर है वो तो अकाउंटेबिलिटी लेगा ही नहीं,
वो तो हट जाएगा, वो बोलेगा अरे भैया ऐसा था वैसा था, इसकी गलती थी उसकी गलती थी। भाई जिसकी जान जानी थी वो तो चला गया ना। इसलिए इस चीज़ को समझो, आपकी जान की किसी को नहीं पड़ी है इस देश में। यू हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट। अगर खुद नहीं लड़ सकते हो तो जो लड़ रहा है उसका साथ दो। आज मुझे कोई साथ देने को तैयार नहीं है, मैं अकेली खड़ी थी उस बिल्डिंग में उस बंदे से लड़ने के लिए। लिटरली मैं आज की डेट में बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिन लोगों में गलत के खिलाफ बोलने की काबिलियत नहीं है, या जो सही के फेवर में बोल रहा है गलत के विरुद्ध बोल रहा है, उस इंसान का साथ देने की ताकत नहीं है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपके इंसान होने का ऐसी सिचुएशन में। अगर उस सिचुएशन में आप कुछ बोलने की ताकत ही नहीं रखते हो, आप एक मूर्ति की तरह ट्रीट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। सो रेसिडेंट्स को लेकर इस देश में बहुत परेशानियां हैं। लोग बहुत खतरे में, बहुत जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं और खुद भी नहीं बोलते हैं और दूसरों को बोलने भी नहीं देते हैं। गॉसिप करते हैं, बैठकर हंसी मजाक करते हैं अपने में कि अरे वो बोल रही थी। ब्रो, यू शुड सपोर्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। अब आज तो मैं वो बिल्डिंग छोड़ रही हूँ, कुछ दिनों में जब मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा रहने का, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन कल को अगर उस बिल्डिंग में कोई घटना होती है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो लोग होंगे जो चुप थे देख कर। चलिए, तो यही सीख थी मेरी, और भी बहुत सारी सीख है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके देते रहूँगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल के लिए ये बताना चाहूँगी, मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया है, उसकी रीच बहुत कम हो गई है। आप लोगों को उसकी रीच बढ़ाने में हेल्प करना है। हेल्प कैसे करना है आपको पता है। बाकी चीज़ें अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं दूसरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, ऐसे मत करो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है चैनल तो अनसब्सक्राइब कर दो। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो ना, तभी मन करता है वीडियो बनाने का। अदरवाइज़ ऐसा लगता है हो गया यार, छोड़ो ना। वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो मेरा कोर्ट का ही काम है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, शायद कुछ लोग ये चीज़ भी बोले कि अगर मैम आपको इस पीजी में इतना ही खतरा था तो आप 1.5 साल इस पीजी में रही कैसे। एक्चुअली मेरी उस टाइम पर मजबूरी थी। जैसे ये लोग मजबूर हैं वैसी मैं भी मजबूर थी। मेरे पास लिटरली इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, मेरे पास लिटरली इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि मैं अकेले किसी से लड़ सकूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली मैं लगातार बताती रहती थी कि देखो आप कहाँ खतरा कर रहे हो। जितना मेरे कैपेसिटी में था उतना मैंने करवाया। इन लोगों ने रेलिंग में वो होती है ना लोहे की रेलिंग्स में, इन्होंने क्या लगाया हुआ था, वो झालर नहीं होता है, बड़े अच्छे लंबे तार वाला झालर लगाया हुआ था। आप सोच लो ना कि नीचे कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप एक तरह से मान के चलो कि 4 फ्लोर्स के बराबर का, ठीक है, इन्होंने झालर लगाया हुआ था। और वहीं पर लड़कियां कपड़े डालती थी, ठीक है, गीले गीले। तो अब आप सोचो करंट आने का कितना ज़्यादा चांस था, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने ख़राब करके रखी हुई थी। मैंने धीरे धीरे जिद कर के लड़ के मैंने चीज़ों को ठीक कराया। और यहाँ से शिफ्ट मैं इसलिए नहीं हो पा रही थी, मुझे पता था कि यहाँ पर क्या है, लेकिन मैं शिफ्ट इसलिए नहीं हो पा रही थी, या मैं बहुत बड़े लेवल पर इसलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उस टाइम पर ना मेरे पास इतनी पावर थी, ना इतना पैसा था कि मैं ज़्यादा कुछ बोल सकूं, और मैं खुद भी खतरे में रह रही थी। लेकिन अब जब मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, मेरे 15,000 रुपये खर्च हो गए, तब मुझे एहसास हुआ कि साक्षी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड देन आफ्टर आई एम इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ पर आज अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं भी है ना तो भी मैं इस बिल्डिंग में रहूँगी नहीं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इतनी बुरी चोट लगने के बाद मुझे आइडिया तो हो चुका है कि साक्षी कल को अगर जान गई, एक छोटी सी हड्डी में चोट लग जाने से आपकी ये स्थिति है, तो सोचो अगर कल को जान गई या कोई बड़े लेवल का आपके साथ कांड हो गया तो आपका सारा पैसा और पावर का जो कमी का कहानी है वो सब यहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे भी करके आप इतने डेंजरस बिल्डिंग से हटो। और वो भी मैं कब फैसला कर रही हूँ, जब ओनर मेरे साथ कॉपरेट करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और पिछले कितने दिनों से मैं फायर एक्सटिंग्विशर की लड़ाई लड़ रही हूँ, कितने दिनों से मैं हर एक इस पीजी में जो खतरा है उस चीज़ के लिए अकेले लड़ रही हूँ, तब जाकर अब फाइनली मैं छोड़ने पर आ गई हूँ कि अब मेरे पास पैसा हो ना हो, पावर हो ना हो, इस आदमी को मैं सतर्क भी करूंगी और साथ ही साथ ये पीजी तब छोड़ दूंगी फटाक से जैसे ही मुझे कहीं पर रहने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत जल्दी मूव करना मेरे पैसे के लिए भी खतरा है, किसी गलत आदमी के पास पैसा जा सकता है, और मेरे लिए भी खतरा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशन से वाकिफ़ होने की बाद कि किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है।
मैं अब यहाँ पर ज़्यादा दिन तो नहीं रह सकती। देखिए मेरी मजबूरी है यहाँ पर रहना, क्योंकि मुझे स्पाइन इंजरी हुई है अभी, और मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट और सामान उठाने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पोर्टर वगैरह की सर्विसेज, मूवर्स पैकर्स की सर्विसेज के सहारे मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। पैसा भी जो है क्लाइंट्स की कृपा से, क्लाइंट्स की दया से, वो जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनका मैं काम कर रही हूँ, वो लोग बिल्कुल इस तक चीज़ की परवाह नहीं कर रहे कि मैडम हमारा कितना काम कर रही और हमको कितना पैसा देना चाहिए। मतलब जितना काम करा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर चले जा रहे हैं क्लाइंट्स कि मैडम अभी इस बुरे वक्त में आप कमज़ोर ना पड़ो और हमारा काम करते रहो। तो उस वजह से मेरे पास इतना इनफ पैसा है कि मैं मूवर्स एंड पैकर्स हायर कर लूँ और यहाँ से मूव कर लूँ ईज़िली। लेकिन क्योंकि अच्छा रेसिडेंस मिलना दिल्ली में आसान बात नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कई लोगों को बोला हुआ है रेसिडेंस के लिए। अब देखिए कैसा क्या होता है। तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ये पूरा का पूरा रिस्क से भरा हुआ बिल्डिंग है, भयानक रिस्क से भरा हुआ। और इस बिल्डिंग में रहने वाला हर एक सिंगल इंसान मेरे विरुद्ध खड़ा है कि भैया प्लीज़ हमें जीने दो, आपको नहीं पसंद आ रहा आप छोड़ दीजिए ये पीजी, लेकिन हमें बख्श दो, ठीक है, ये बिल्डिंग छोड़ दीजिए। और इस बिल्डिंग में मल्टीपल तरीके से दिया गया है रेंट पे, ठीक है। 2 फ्लोर्स पीजी पे दे दिया गया है और 2 फ्लोर्स नीचे पे, 2-3 फ्लोर्स नीचे पे दे दिया गया है। अंडरग्राउंड भी है, ठीक है, इस बिल्डिंग में। अब मैं एकदम या तो इन लोगों से बैठ के लड़ूँ ना, यहाँ शिकायत करूँ, ये करूँ वो करूँ, और या तो फिर मैं अपना कोर्ट कचहरी का काम देख लूँ, यूट्यूब का काम देख लूँ ना। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। हाँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने एक वीडियो बना दी है, और कंप्लेंट वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लोगों का दबाव है बहुत ज़्यादा। लोग जो हैं वो रोना पिटना मचा दे रहे हैं, इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हमारा रेसिडेंस हमसे क्यों छीन रहा है, हमको सस्ते में, कम में अच्छा खासा मिल गया है रहने के लिए। तो जिनको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है, कम पैसा में हो रहा है इंतज़ाम के नाम पर, वो करे अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुझे जीना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, तो इसलिए मैं तो भाई कैसे भी करके इस बिल्डिंग से हटूँगी। भले मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा हुआ, अगर मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं निकला, मैं कोर्ट से पैसा नहीं निकाल पाई, तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी 1-2 ठो छोटे बच्चों को, लेकिन मैं अपना रेंट का पैसा दे दूँगी। लेकिन मैं अपनी जान को इतना ज़्यादा खतरे में नहीं डालूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।